यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट टर्न पर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे जेनेटिक्स कोर्स का। अपन ने परिचय देख लिया और परिचय के साथ साथ अपन ने ये भी देखा कि जेनेटिक्स की रूपरेखा क्या थी, पूरा ओवरव्यू क्या था। उसमें अपन ने पूरे जेनेटिक्स को एक बार मतलब सार गर्भित कर लिया है ना, समरी देख ली उसकी, यूँ मान लो अपन एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो चलिए बच्चों, आज का कार्यक्रम अपन बिना समय को बर्बाद किए सीधे ही स्टार्ट करें। तो सरल भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि उस ओवरव्यू या रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। तो परिचय की समाप्ति के बाद, चलो परिचय तक क्या हो गया था ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेंडल से पहले पहले तक का काम अपन ने निपटा दिया था। परिचय कैसे, मतलब इतिहास क्या था उसका जेनेटिक्स का। तो हमारे जो पूर्वज थे, कृषक थे, वो किसी ना किसी तरीके से जानते थे कि इस भिन्नता का जो कारण है वो किसमें छुपा है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए वो ब्रीडिंग करवाते थे, और ब्रीडिंग यानी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन करवा करवा के नए नए कैरेक्टर्स को नई नई ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या संततियों के अंदर ले आते थे। इसी बीच मैंने ये भी बताया था कि आपको नाइट एंड गॉस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इस प्रकार के संकरण परीक्षण किए थे जो मेंडल से पहले थे, पर ये सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये एक साथ एक से ज़्यादा लक्षणों की वंशागति का क्या कर सकते थे, अध्ययन करते थे। तो ज़्यादा जटिल हो गया काम, गणित इतना इनको आता नहीं था, तो इस चक्कर में ये फंस गए थे। तो सफलता मेंडल को ही मिली, ये उसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि उसने एक समय में एक या एक से ज़्यादा लक्षणों की बात नहीं की। उसने एक समय में या तो एक या फिर अधिक से अधिक दो लक्षणों की बात की। तो फिर वो ज़्यादा क्लिष्ट नहीं हुआ कार्यक्रम, जिससे मेंडल को परिणाम निकालने में आसानी रही। चलिए अब अपन उस रूपरेखा के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जिसका प्रमुख नाम था, जिसका मतलब था शब्दावली, या जिसको अपन कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि शब्दावली जो जेनेटिक्स के अंदर अपन प्रयोग करेंगे। तो शब्दावली जो हमारे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में काम आएगी, कई इंपॉर्टेंट शब्द हैं, टर्म्स हैं, काफ़ी काम के हैं। तो चलिए एक एक टर्म को जानते हैं बहुत अच्छे से और समझ लेंगे इन टर्म्स को, सभी टर्म्स को एक साथ। तो फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, शब्द वैसे तो आपको जनरली आते ही होंगे, बट उन शब्दों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपी हो सकती हैं। तो उन बातों को जानने के लिए हमें ये शब्दावली एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट कर रहे हैं किसी चैप्टर को तो फिर अपन घास नहीं काट सकते। एक एक चैप्टर के पॉइंट को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे सबसे पहला जो शब्दावली है वो क्या हो सकती है, कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में बोल सकते हैं अपन इसको लक्षण। कोई भी लक्षण वर्ड यूज किया जा सकता है इसके स्थान पर, ठीक है। तो देखो, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, वैसे तो देखें शुद्ध हिंदी में, बट यहाँ पर जेनेटिक्स में, आनुवांशिकी में, साइंस की भाषा में, पढ़ाई लिखाई में इसका मतलब लक्षण है। तो लक्षण का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर। फीचर का मतलब कोई भी गुण, ऑब्जर्वेबल का मतलब जो दिखाई दे सकता हो, हमें आंखों से दिखाई दे सकता हो, दिखाई नहीं दे सकता हो तो कोई क्रिया हो सकती है ऐसी जो उसके अंदर स्पेशल उसका क्या हो, गुणधर्म हो, है ना। तो आराम से बोल सकते हैं किसी सजीव का, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, किसी सजीव का ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्व करना मतलब एक तरीके से क्या करना, किसी चीज को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं। देख रहे हैं का मतलब उसके अंदर नोटिस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ऑब्जर्वेबल फीचर, ठीक है ना। तो देखो वो फीचर कौन कौन सा हो सकता है, ये काम का है। मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल का मतलब आकारिकीय। एनाटॉमिकल का मतलब शारीरिक, एनाटॉमिक है ना। या फिर फिजियोलॉजिकल मतलब कार्य की है। स्वरूप, स्वरूप का मतलब फॉर्म। उसका क्या कहलाता है, सजीव का लक्षण कहलाता है। तो शारीरिकीय, शारीरिकीय का मतलब हो गया एक तरीके से शरीर क्रिया से संबंधित, मीन्स एनाटॉमिकल, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल का मतलब आकारिकीय, एनाटॉमिकल का मतलब शारीरिकीय, और कार्यकीय का मतलब फिजियोलॉजिकल। तो ये जो भी फॉर्म या स्वरूप हमें दिखाई देते हैं किसी सजीव के अंदर, वो उसका क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका उदाहरण दूं तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं किसी सजीव में, जैसे लंबाई,
सही है ना। जैसे पादपों में देखें तो पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, हाँ वैसे देखें तो त्वचा का रंग, स्किन कलर, त्वचा का रंग, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक लक्षण को। तो लक्षण किसी भी तरह का हो सकता है, कोई उपापचय क्रिया हो सकती है, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य की, जैसे किसी एक सजीव की मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होती है और किसी की मेटाबॉलिक रेट स्लो होती है। तो किसी की बॉडी पे फैट का डिपोजिशन यानी वसा का निक्षेपण ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है अपने को, ज़्यादा जल्दी मोटापा बढ़ता है, और किसी में मोटापा बढ़ता है नहीं है, वो हमेशा स्लिम रहता है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। तो ये उसके अंदर एक कैरेक्टर हो गया बच्चों, जो आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन एक कैरेक्टर है उसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैरेक्टर है ना वो आंखों से दिखे, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो कैसा भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, वो शरीर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन खास बात है इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय जीन्स। वो जीन के द्वारा क्या होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, सबसे बड़ी खास बात है। तो ही वो एक क्या कहलाएगा, लक्षण कहलाएगा। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जीन से कंट्रोल नहीं हो रही और आंखों से दिखाई दे रही है, तो क्या उनको हम उस सजीव का लक्षण बोल दें, नहीं बोल सकते। क्लियर हो गई बात। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सपोज मान लो, और मेरे घर में आज तक कभी किसी को गुस्सा ही नहीं आया, किसी पूर्वज को या फिर और भी कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो सपोज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये मेरा एक लक्षण हो सकता है क्या? ये तो आपको दिखाई देता है गुस्सा आता है मेरे को, तो फिर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो क्या मैं इसे लक्षण कह दूँ? मैं नहीं कहूँगा इसे लक्षण। क्यों? क्योंकि ये गुस्सा आने वाला जो गुणधर्म आपको, जो स्वरूप आपको मेरे अंदर दिखाई दे रहा है, वो किसी जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो जस्ट मैंने ऐसे सीखा है किसी को देख करके, वातावरण से, इधर उधर से। तो कोई भी चीज़, कोई आदत, हैबिट आपने वातावरण से, इधर उधर से सीख ली, जो आपके डीएनए के द्वारा, आपके जीन के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही है, तो वो लक्षण की श्रेणी में या कैरेक्टर की श्रेणी में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? तो कैरेक्टर के लिए खास बात क्या है कि वो जीन से कंट्रोल होना चाहिए, और वो कैसा भी हो सकता है, आकारिक, शारीरिक या कार्य। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे आंखों से। नंबर 2, जिसको अपन कह सकते हैं ट्रेट। अब ट्रेट क्या है भाई? ट्रेट क्या है? ट्रेट का मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं प्रभेद या विभेद। किसी लक्षण के भिन्न भिन्न या विपर्यासी स्वरूप, कोई भी एक लक्षण है, कोई भी एक कैरेक्टर, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिक जो फॉर्म्स होते हैं, भिन्न भिन्न विपरीत विभेद होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? ट्रेट कहलाते हैं। जैसे विपर्यासी विभेद की बात करें अपन, तो फॉर एग्जांपल लंबाई की बात करते हैं अपन, तो जैसे ये मैंने लिखा लंबाई, तो इस लंबाई के दो स्वरूप हैं। जैसे एक तो हो सकता है हाइट का लंबा यानी कि टॉल, और एक हो सकता है बोना यानी कि ड्वार्फ। आई बात समझ में? तो लंबा और बोना दो स्वरूप हो गए किसके? शरीर की लंबाई के। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लक्षण है पुष्प का रंग, तो इस पुष्प के रंग वाले इस लक्षण के एक से ज्यादा स्वरूप हो सकते हैं कि वो लाल भी हो सकता है, वो श्वेत भी हो सकता है व्हाइट, और वो गुलाबी भी हो सकता है यानी पिंक। तो इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के क्या आई कि लाल, श्वेत और गुलाबी क्या हैं? विभेद हैं, ट्रेट्स हैं। समझ में आई बात? किसके? किसी एक लक्षण के, जिसका नाम है पुष्प का रंग। तो किसी भी एक लक्षण के जो भिन्न भिन्न स्वरूप पाए जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? ट्रेट कहलाते हैं। अब सबसे बड़ी खास बात देखो, नोट करने वाली बात है ये इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको गौर फरमाना ही होगा। क्या? किसी एक सजीव की अगर अपन बात करें, एक सजीव की, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी आइसोलेट एक सजीव में हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक ही सजीव में देखें तो ये दोनों ही चीजें कौन कौन सी? लक्षण, कैरेक्टर और ट्रेट, यानी कि उसके जो विभेद हैं, वो दोनों ही परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची का मतलब सिनोनिमस होते हैं। कौन कौन? कैरेक्टर और ट्रेट, दोनों के दोनों। कैसे भाई? जैसे मान लो मैं एक ही सजीव हूं, तो मेरे अंदर जो लंबाई है, उस लंबाई में अगर मैं देखूं तो मैं लंबा हूं, तो मेरा कैरेक्टर भी लंबा है
और मेरा ट्रेट भी लंबा है। वैसे ही अगर मैं किसी एक पादप की बात करूं तो उस एक पादप का जो एक पुष्प है वो एक पुष्प एक इंडिविजुअल हो गया। उसमें यदि एक लक्षण की बात करूं तो वो हुआ पुष्प का रंग, और उसमें यदि विभेद या ट्रेट की बात करूं तो वो हो गया क्या, लाल। तो सोचो, मैं कहूंगा कि यार इस पादप के पुष्प कैसे होते हैं, आप कहोगे सर रेड कलर के होते हैं। तो सिंपल सी बात, कोई एक इंसान है यार, उसकी त्वचा का रंग ब्लैक है, तो उसमें त्वचा का रंग ही तो लक्षण है, और वो ही क्या है, ब्लैक है, तो वो ही क्या हो गया, उसका ट्रेट भी हो गया। अगर वो गोरा है तो श्वेत है, त्वचा का रंग या तो श्वेत है या ब्लैक है या फिर गेहुआ या भूरा, कोई भी एक ही तो होगा। तो एक समष्टि, एक जनसंख्या, एक पॉपुलेशन में बात करें तो किसी एक लक्षण के भिन्न भिन्न विभेद हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यार गुलाब की एक पॉपुलेशन है, तो उसमें गुलाब की एक पॉपुलेशन में गुलाब के पिंक फ्लावर्स भी होंगे, रेड फ्लावर्स भी होंगे। लेकिन वही मैं बात करूं कि एक ही पादप है तो उसमें एक ही टाइप के फ्लावर हैं, तो वही उसका कैरेक्टर भी है और वही उसका क्या भी है, ट्रेट। तो कैरेक्टर और ट्रेट दोनों समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होते हैं और एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो सजीव जिसमें हम बात कर रहे हैं वो केवल कौन सा होना चाहिए, एक ही सजीव होना चाहिए, समष्टि या जनसंख्या की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरी टर्म पे आते हैं, फैक्टर, जिसको अपन कारक भी कहते हैं। बच्चों ये जो कारक या फैक्टर टर्म था ये किसने दिया था, मेंडल द्वारा दिया गया ये शब्द। और ये कारक या फैक्टर हैं क्या, ये चीज क्या है, ये हैं भौतिक विविक्त इकाई, जिसका मतलब हो गया फिजिकल डिस्क्रीट यूनिट। ये भौतिक रूप से विविक्त इकाइयां जो है ना, इन्हीं को मेंडल ने क्या नाम दिया, कारक। कुल मिलाकर अगर सरल भाषा में समझाऊं तो भौतिक का मतलब फिजिकल, यानी कोई एक इकाई है वो जो हम देख सकते हैं, या फिर वो एक इकाई है जिसको हम दूसरे से यूनिट को सेपरेट कर सकते हैं। और डिस्क्रीट का मतलब विविक्त है, विविक्त का मतलब एक दो तीन ऐसे अलग अलग इकाइयां हैं, हर एक इकाई पर एक लक्षण की सूचना उपस्थित है। तो जब मेंडल ने मेंडलवाद दिया तो लोगों ने उससे ये पूछा कि आप जिस वंशागति के नियमों की बात कर रहे हैं, या आप बता रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, तो भाई कौन लेके जा रहा है इन्हें, किस रूप में हो रहे हैं, ये लक्षण आखिर किस फॉर्म में स्टोर्ड है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस फॉर्म में संचित हैं। तब मेंडल के पास कुछ जवाब तो था नहीं, क्योंकि इतनी साइंस डेवलप नहीं थी, ना लोगों को समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र, जीन जैसी चीज़ों का, डीएनए का आइडिया भी नहीं था। क्योंकि आपको ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ कि यार डीएनए का मॉडल तो 1953 में आया वॉटसन क्रिक के द्वारा, और मेंडलवाद की बात करें तो ये 1857 से लेकर के 1863 की बातें हैं, सॉरी 56 से लेकर 63, तो 63 तक 18th की बात है, 18वीं शती। और ये बात है डीएनए की खोज वगैरह, ये लगभग उसके एक वर्ष पश्चात, मान लो 90 साल के बाद की बात है, डीएनए की खोज होना, उसका मॉडल आना। तो ये ऐसी स्थिति में आप खुद ही समझ सकते हो बच्चों, बड़ी आसान चीज़ है कि मेंडल को नहीं पता था यार ये किस रूप में उपस्थित हो सकते हैं लक्षण या आनुवंशिक सूचना। तो मेंडल ने क्या काम किया, उसने एक शब्द दे दिया कारक। कारक नाम की कोई चीज़ होती है, ना तो उसको उसका रासायनिक संगठन पता, ना उसको उसका भौतिक अस्तित्व पता, बस नाम दे दिया एक कारक नाम की कोई चीज़ है, उस पर आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित है, और ये कारक ही इन आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, इसीलिए कारक ही वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हर लक्षण के लिए एक अलग कारक होता है, इसका मतलब हर लक्षण के लिए एक अलग कारक होता है का मतलब विविक्त है, और वो उस लक्षण के लिए एक इकाई की तरह काम कर रहा है। और भौतिक का मतलब ये हो गया कि वो एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने वाली एक संरचना है, वो कारक अपने आप में एक संरचना है, इसका मतलब उसका भौतिक अस्तित्व भी है। ये बात मेंडल ने वन वर्ड में फैक्टर के लिए बोल दी, जबकि उसको उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार फैक्टर क्या होता होगा, बस नाम दे दिया उसने। समझ में आई बात। तो इसके अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग, ये जो कारक नाम की चीज होती है विविक्त है। विविक्त का मतलब हो गया एक स्थायी चीज है, कोई ना कोई, स्थायी का मतलब जिसका अस्तित्व है, जिस स्थायी संरचना है कोई, और साथ के साथ में अनब्लेंड। अनब्लेंड का मतलब मिलावट रहित, यानी कि उनकी मिक्सिंग नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती, उसको बोलते हैं अनब्लेंड। समझ में आई बात। तो अनब्लेंड लिख सकता हूं या अमिश्रित,
यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो विविक्त इकाई है, जो फैक्टर हैं, ये स्थायी होते हैं, यानी कि अपने आप में एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। और जब ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करवाते हैं तो इनमें आपस में फ्यूजन नहीं होता, मिश्रण नहीं होता। मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से फ्यूज होकर के कोई मध्यस्थ प्रकार का एक नया लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। एक कारक पे एक लक्षण को ले जाने की ही सूचना उपस्थित है और ये लक्षण आपस में कभी फ्यूज नहीं होते। यही तो जो कारक का कॉन्सेप्ट इसने दिया था, जिसको उसने विविक्त इकाई बताया, विविक्त का मतलब स्थायी और अमिश्रित, यही तो उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण बन गया। क्योंकि उस जमाने के जो वैज्ञानिक थे, जैसे डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वालेस, ये जो वैज्ञानिक थे बच्चों, इन वैज्ञानिकों ने इसको नकार दिया सिरे से कि अनब्लेंड टाइप की इनहेरिटेंस तो होती नहीं है, ब्लेंडिंग तो होती है कैरेक्टर्स की। क्योंकि उसने बताया कि जब लैंगिक जनन से संततियां बनती हैं, उन्होंने बताया, तो उनमें सतत विभिन्नता आती है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस। और आप सब जानते हैं सतत विभिन्नता का एकमात्र कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को तो साइड में हटा दो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय नाम की जो घटना है, उसमें क्या होता है? गुणसूत्र में से एक डीएनए खंड दूसरे पे चले जाता है और एक इस पे आ जाता है, तो इससे नए संयोग उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? यानी एक तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो मिक्स हो गए एक दूसरे में, एक गुणसूत्र से दूसरे पे चले गए, दूसरे से इस पे चले गए, और इसी वजह से भिन्नता आई लैंगिक जनन करने वाले सजीवों की संततियों के अंदर। और जो भिन्नता आई वो पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी ही आएगी, अगर वो लैंगिक जनन से अपनी वंश को बढ़ाते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, हर पीढ़ी में आएगी, मतलब सतत विभिन्नता हो गई। और सतत विभिन्नता का कारण क्रॉसिंग ओवर है, और क्रॉसिंग ओवर के अंदर मिक्सिंग तो हो जाती है बच्चों लक्षणों की, इसीलिए नए संयोग उत्पन्न हो रहे हैं। और मिक्सिंग हो रही है मतलब मिश्रण हो रहा है। और मेंडल ने कहा था कि ये विविक्त इकाइयां स्थायी होती हैं और अमिश्रित होती हैं। तो फिर इस विभिन्नता का, सतत विभिन्नता का कारण क्या है, ये मेंडल बताने में विफल हो गया, क्योंकि उसने कारक को विविक्त इकाई बोल दिया, यानी स्थायी एवं अमिश्रित, स्टेबल अनब्लेंड डिस्क्रीट यूनिट बोल दिया उसने उसको। तो वो नहीं समझा पाया विभिन्नताओं का कारण क्या। और ये बात सच भी है, क्रॉसिंग ओवर उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो चलिए एक आगे की बात बता दी मेंडल की विफलता का एक कारण, कारक भी थे। चौथी चीज वो है जीन। अब जीन को तो हिंदी में कह लो चाहे इंग्लिश में कह लो, ये तो जीन ही है। तो जीन क्या चीज है भाई? जीन के लिए दो प्रकार के मत हैं। एक तो ओल्डर कॉन्सेप्ट या क्लासिकल व्यू। अगर बात करें ओल्डर यानी पुराना मत या क्लासिकल व्यू की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो जीन है, वो जीन क्या चीज है? जीन एक इनहेरिटेंस यानी वंशागति की, इनहेरिटेंस की क्या है? जीन एक वंशागति की इकाई है, क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। ये बात आपने पढ़ी है किसके अंदर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। दूसरी बात, ये लक्षणों को यानी कि कैरेक्टर्स को, लक्षणों के एक से दूसरी पीढ़ी में यानी कि जनरेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए उत्तरदायी है जीन जो होते हैं। और तीसरी बात, पुराने मत के अनुसार ये लक्षणों की उस दूसरी पीढ़ी में जो चले गए हैं लक्षण, उन लक्षणों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के लिए भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो तीन शब्द आए निकल के, एक तो वंशागति की क्रियात्मक इकाई, दूसरा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और तीसरा लक्षणों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी एक लक्षण जो जीन के ऊपर है या जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, उसको अनुलेखन अनुवादन के द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित करवाना। ये जो बात है, ये सब जीन के लिए पहले भी कही गई है। वैसे तो एनसीईआरटी ने उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये लाइन लिखी भी, और मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के रूप में जीन को परिभाषित करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस
या टू रिप्रेजेंट और टू डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए। साथ में उसने ये भी कहा है इसीलिए हम जीन को वंशागति की क्रियात्मक इकाई नाम दे देते हैं। लेकिन बाद में जब सारी खोजें होंगी, गुणसूत्र वगैरह निकल आए बाहर, तो ऐसी स्थिति में डीएनए की खोज भी हो गई, तो फिर जो नवीन यानी मॉडर्न व्यू आया, उस नवीन मत के अनुसार जीन क्या है? तो जीन एक अनुलेखन की इकाई है, अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये हमने आपको पढ़ाया भी है, जिसके कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट्स, जिसके 3 भाग हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? उन्नायक यानी प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन या सिस्ट्रॉन, और तीसरा समापक यानी कि टर्मिनेटर। 3 भाग बताए गए इसके, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात, तो सबसे पहला नवीन मत के अनुसार तो वो क्या है? अनुलेखन की इकाई है, मतलब उसका अनुलेखन तो होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो जरूर होगा जीन अगर है तो कोई। और दूसरी बड़ी बात यह है डीएनए का खंड है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का खंड होता है एक जीन, इसके 3 भाग है ना, जो प्राय आरएनए तथा प्रोटीन बनाने की क्या रखेगा? सूचना। मैंने सदैव तो नहीं लिखा है, प्राय लिखा है, कारण क्योंकि आरएनए बनेगा ये तो जरूरी है, बट प्रोटीन बने ये जरूरी नहीं है। जैसे टीआरएनए, आरआरएनए को बनाने वाला जो जीन है, उससे कभी प्रोटीन थोड़ी बनेगी, क्योंकि टीआरएनए और आरआरएनए बन गए तो बन गए एक बार। एमआरएनए से जरूर प्रोटीन बनती है आगे चल के, तो प्रोटीन बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्राय वर्ड का यूज किया है, सूचना उपस्थित होती है। क्लियर हो गई बात? तो डीएनए का ये एक खंड होता है जिसको अपन जीन कह सकते हैं। नवीन मत के अनुसार 2 बातें हो गई। तो यहाँ पर एक 2 स्टेटमेंट बनते हैं आपस में बड़े इंपॉर्टेंट, की जीन एक डीएनए का खंड है, और दूसरा प्रत्येक डीएनए का खंड जीन है। तो इनमें से क्या सही है? जीन डीएनए का खंड है, ये तो सही है, किंतु प्रत्येक डीएनए खंड जीन नहीं है, ये भी सही है। समझ में आई कि इंपॉर्टेंट बात है? डीएनए का हर खंड जीन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो जीन है वो निश्चित रूप से डीएनए का खंड तो होगा ही होगा। समझ में आई बात? ये काम की इंपॉर्टेंट बात थी। और एक और बात बता देता हूँ इसी के अंदर, कोई भी लक्षण किसी भी सजीव का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, खास बात है ये, उसे लक्षणम के ही इस वजह से रहे, इस बिंदु की वजह, ध्यान से सकते हैं, कोई भी लक्षण एक जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन खास बात है, एक जोड़ी मैंने क्यों यूज किया है शब्द? क्योंकि कंडीशन क्या है, वो द्विगुणित यानी कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी डिप्लॉयड सजीव होना चाहिए। डिप्लॉयड का मतलब हमारे तुम्हारे जैसा, अरे द्विगुणित। तो द्विगुणित प्रकार का सजीव है तो हम जानते हैं उसमें समजात गुणसूत्रों का एक युग्म पाया जाएगा इस तरीके से। ये एक प्रकार का गुणसूत्र, तो ऐसा एक और गुणसूत्र होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर होगा। अब गुणसूत्र तो डीएनए से ही बनते हैं। मान लो ये डीएनए मैंने बना दिया यहाँ पर, जिससे मिलकर के गुणसूत्र बनाए। तो इस डीएनए पर अगर आप देखो तो कोई भी एक अनुक्रम उपस्थित है, मान लो उसको मैं क्या कह रहा हूँ? जीन। ये एक डीएनए का अनुक्रम है, ये एक जीन है, तो बिल्कुल उसके समजात गुणसूत्र पर भी वो डीएनए का अनुक्रम वहीं पर उपस्थित होगा, जो कि क्या कहला रहा है? जीन। तो किसी भी द्विगुणित सजीव के अंदर निश्चित रूप से जोड़े के अंदर उपस्थित हैं ये डीएनए के अनुक्रम, जिनको अपन क्या कह रहे हैं? जीन। ये देखो आमने सामने एकदम समान लोकस पर उपस्थित हैं। तो समजात गुणसूत्रों के जो युग्म है, उन युग्म के अंदर जो डीएनए अनुक्रम है, उस पर निश्चित रूप से 2 डीएनए अनुक्रम होंगे उस एक लक्षण को नियंत्रित करवाने के लिए। तो किसी एक लक्षण एक जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ये दोनों क्या है? जीन, एक जोड़ी जीन है। समझ में आई कि नहीं यही बात? डीएनए अनुक्रम की बात कर रहे हैं तो फिर ये क्या है? जीन। ठीक, चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द जिसे कहते हैं एलील।
एलील क्या है भाई? एलील का मतलब है युग्म विकल्पी। तो ये युग्म विकल्पी क्या चीज होती है? एलील। देखो इन शब्दों को किस किसने दिया ये भी बता देता हूं। जीन शब्द तो दिया था जॉनसन ने, जॉनसन 1909 के अंदर। और एलील शब्द दिया है बैटसन ने। ठीक है भाई। तो देखो युग्म विकल्प या एलील क्या चीज है ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं बता देता हूं आपको एलील क्या है। किसी जीन के भिन्न 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 या विपर्यासी स्वरूप को हम क्या कहते हैं? कोई एक जीन है, उस जीन के भिन्न या विपर्यासी स्वरूप को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे किसी एक लक्षण के भिन्न या विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? ट्रेट। वैसे ही किसी एक जीन के भिन्न भिन्न या विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में ये डीएनए है, इस डीएनए पर मान लो यहां कोई एक जीन उपस्थित है, ये एक जीन है। तो इस जीन के अलग अलग स्वरूप भी उपस्थित हो सकते हैं। इस जीन का एक स्वरूप हो सकता है मान लो कैपिटल टी, एक स्वरूप हो सकता है मान लो स्मॉल टी। समझ में आई बात की नहीं आई? ये जो अलग अलग स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो एक जीन के अलग अलग स्वरूप हैं, ये क्या कहला रहे हैं? एलील। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी ये। किसी एक जीन के भिन्न भिन्न या विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएंगे? एलील। अब ये अलग अलग स्वरूप है। कैपिटल टी एक स्वरूप है, स्मॉल टी दूसरा स्वरूप है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अपने आप में दो डिफरेंट क्या है? एलील हैं किसी एक जीन के। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात, ये एक शब्द का शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म। शब्द है एलिलोमॉर्फ, उस एलिलोमॉर्फ से बना है ये एलील। और एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है एक से अधिक स्वरूप होना। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये जो एलील है, एलील या युग्म विकल्पी किसी लक्षण के विभेदों, जो ट्रेट्स है ना, उनको व्यक्त करते हैं। लक्षण तो व्यक्त हो रहा है जीन से, और जो ट्रेट हैं वो अभिव्यक्त हो रहे हैं किससे? एलील से। किसी एक लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं अपन, वो तो है जीन। जैसे लक्षण एक कॉमन टर्म होता है, वैसे ही जीन भी एक कॉमन टर्म है। अब जैसे लक्षण के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उन्हें कह रहे हैं अपन ट्रेट या विभेद, वैसे ही जीन के जो भिन्न भिन्न स्वरूप होंगे वो क्या कहलाएंगे? एलील्स। तो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलील्स और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जीन। इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी बड़ी बात, किसी सजीव में, और सजीव कैसा है? द्विगुणित, डिप्लॉयड, 2n। किसी सजीव में एक जीन के दो ही एलील उपस्थित होते हैं, किंतु पॉपुलेशन या समष्टि या जनसंख्या में दो से अधिक उपस्थित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात। तो किसी सजीव में एक जीन के दो ही एलील उपस्थित हैं। जैसे एक सजीव था द्विगुणित, तो इसके समजात गुणसूत्र हैं दो, तो उनके ऊपर केवल दो ही रूप उपस्थित होंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। लेकिन जैसे मैं समझाता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे लंबाई एक लक्षण है तो उसके लिए एक जीन है। ये जीन जो है ये दो तरह का हो सकता है। जैसे एक लक्षण है लंबाई,
इस लंबाई के दो एलील हो सकते हैं। कौन कौन से? कैपिटल टी या स्मॉल टी, किसी एक सजीव के अंदर। तो किंतु जो जनसंख्या है, जैसे मैं बात करूं ब्लड ग्रुप, तो इस रक्त समूह के 3 एलील उपस्थित हो सकते हैं जनसंख्या में, IA, IB और I0। 3 एलील उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी एक सजीव के अंदर, किसी भी एक सजीव में ओनली 2 एलील ही होंगे इन 3 में से, जबकि ब्लड ग्रुप के 3 एलील उपस्थित हैं किसमें? जनसंख्या में। मनुष्यों की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में तो कितने एलील हैं? 3 एलील। लेकिन उस जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य में देखें तो केवल 2 ही एलील किसी भी एक प्रकार का रक्त समूह बना रहे होंगे। तो खास बात क्या है, एलील्स जनसंख्या में तो 1-2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ही सजीव की बात करें उस जनसंख्या के, एक सजीव की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की, तो उसके अंदर केवल और केवल 2 ही प्रकार के एलील उपस्थित हो सकते हैं उस लक्षण के लिए उत्तरदायी। क्लियर हो गई बात? ये भी काम का पॉइंट था। और एलील किसको व्यक्त करते हैं? लक्षण के विभेदों को, यानी ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? एलील्स। और लक्षणों को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? जीन। जीन के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं वही क्या कहला रहे हैं? एलील। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एलील के बारे में अगर डिस्कशन करें तो जीन और एलील में कैसे हम अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। आप कहो कि सर इस गुणसूत्र पर ये जो भी डीएनए अनुक्रम है इसको मान लो मैं कैपिटल टी कह रहा हूं, तो ये तो जीन है और यही क्या हो गया? इसका एलील हो गया। तो अंतर क्या हुआ? बहुत अच्छा अंतर है। क्या? जीन किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली वो चीज है जिसे विविक्त इकाई या फैक्टर से तुलना की जा सकती है। जीन के स्थान पर फैक्टर शब्द का उपयोग किया जा सकता है, किंतु एलील का उपयोग किसी दूसरे एलील से तुलना के वक्त ही किया जा सकता है। जैसे ये कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी है, तो ये तो एलील्स हो गए, लेकिन किसी एक गुणसूत्र पर एक डीएनए अनुक्रम को हम जीन कहेंगे, कारक कहेंगे, लेकिन एलील नहीं कहेंगे जब तक कि दूसरे से उसकी क्या ना हो? तुलना ना हो। तो कैपिटल टी अपने आप में एक जीन है, स्मॉल टी अपने आप में एक जीन है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे की तुलना हो रही है, तो मैं कहूंगा कि उस लंबाई वाले जीन के 2 डिफरेंट एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, फैक्टर के स्थान पर जीन को कारक यानी फैक्टर के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। किंतु ये सबसे बड़ा अंतर है जीन और एलील, किंतु एलील का उपयोग, एलील शब्द का उपयोग किसी दूसरे एलील से तुलना में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एलील का शब्द का यूज ही मैं जब तक ये एक अकेला डीएनए या गुणसूत्र तो उसके अनुक्रम पर तो मैं जीन शब्द का ही यूज करूंगा, लेकिन जब मेरे सामने इसके एक से ज्यादा रूप आ गए तब मैं इनको जीन नहीं कहूंगा। तब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? एक दूसरे की तुलना करते हुए कि ये एक प्रभावी प्रकार का एलील है, ये अप्रभावी प्रकार का एलील है। समझ में आ गई बात? तो जीन तो एक कॉमन टर्म है जिसके फैक्टर की जगह पे यूज किया जा सकता है, लेकिन एलील एक एलील का दूसरे एलील के सापेक्ष तुलना के आधार पर ही वर्ड यूज किया जाता है। सेम टाइप के हैं तो समयुग्मजी और अलग अलग टाइप के एलील हैं तो विषमयुग्मजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी सजीव में, और वो सजीव डिप्लॉयड है, द्विगुणित, दोनों एलील एक समान यानी कि सिमिलर या असमान यानी कि डिसिमिलर हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि दोनों एलील किसी एक सजीव के एक जैसे ही हों, दोनों एलील अलग अलग भी हो सकते हैं किसी एक सजीव के। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 समजात गुणसूत्र है, तो इसका ये लोकस है, स्थिति, जिस पर एक कैपिटल टी
तो दूसरा कैपिटल टी। अब दो की तुलना हो रही है तो मैं कहूँगा ये एक एलील है, ये एक दूसरा एलील है। समझ में आई बात? तुलनात्मक रूप में मैं इनको एलील कहूँगा। और केवल किसी एक गुणसूत्र पर या एक डीएनए पर डीएनए अनुक्रम के रूप में बात कर रहा हूँ तो मैं इस कैपिटल टी को जीन कहूँगा। लेकिन जब तुलना हो रही है एक के दूसरे के साथ तो एक क्या वर्ड यूज किया जाएगा? एलील। तो दोनों एलील क्या है? एक समान। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि दो समजात गुणसूत्र हैं, उसके सेम लोकस पर, सेम पोजीशन या सेम स्थिति पर स्मॉल टी भी हो सकता है। यानी अभी तक तो ये वाली स्थिति बन गई, इन दोनों ही केसों में समान है, समान है। सही है कि नहीं? लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो समजात गुणसूत्रों के सेम लोकस पर जो एलील हैं वो भिन्न भी हो सकती हैं किसी एक सजीव के अंदर। इस तरीके से एक एलील ये है तो दूसरी एलील ये रही। समझ में आई बात? तो ये वाली कंडीशन तो कहलाएगी विषम युग्मजी और ये वाली कंडीशन कहलाएगी समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब होमोजाइगस, जाइगस का मतलब जाइगोट और सम का मतलब होमो। तो जाइगोट के अंदर जो दो एलील आए हैं वो दोनों एलील निश्चित रूप से अलग अलग पैतृक से आए हैं। एक एलील नर पैतृक से आया है, दूसरा एलील मादा पैतृक से आया है। तो नर और मादा पैतृक से सेम टाइप के एलील आए तो युग्मनज में दोनों समान प्रकार के एलील आ गए, तो उसको तो बोल दिया समयुग्मजी। और जब एक नर पैतृक से अलग एलील आया, मादा पैतृक से अलग एलील आया, तो संतति के अंदर या युग्मनज के अंदर दोनों एलील अलग अलग हो गए। इसी को अपन ने बोल दिया कंडीशन कौन सी? विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं किसके अंदर? किसी एक सजीव के अंदर। यानी कोई स्टेटमेंट इस तरह का आ जाए कि किसी एक सजीव में, किसी एक द्विगुणित सजीव में उपस्थित दोनों एलील सदैव समान होती हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। वो समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। चलिए, ये एलील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन ने जाने। अब इन तथ्यों को जानने के बाद नेक्स्ट टर्म पर आएंगे, 6th टर्म। एलील्स के दोनों टाइप्स आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार। एक तो प्रभावी या जंगली, डोमिनेंट या वाइल्ड एलील, और एक नेक्स्ट टर्म हम जिसके बारे में पढ़ेंगे 7th, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव या उत्परिवर्ती, उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट, रिसेसिव या उत्परिवर्ती एलील। दो टर्म है बच्चों। प्रभावी एलील किसे कहेंगे? वाइल्ड एलील, जो प्राकृतिक रूप से नेचर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो किसी मॉडिफिकेशन से नहीं बनी, अरूपांतरित, यानी नेचर के अंदर उपस्थित, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, जो सबसे पहले बनी है अपने आप ही। तो हम बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से उपस्थित, पहली बात तो। दूसरी बात, केवल जो विषम युग्मजी, जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो सके, जो अपना प्रभाव, अपनी उपस्थिति विषम युग्मजी अवस्था में भी दिखा दे, वो कैसी एलील कहलाएगी? जंगली या प्रभावी एलील। यही तो खास बात है। अकेली काफी है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। उसे अपने दूसरे, अपने जैसे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, इसे कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल ए, इस तरीके से। ठीक है। अप्रभावी उत्परिवर्ती कौन सी हो जाएगी? जो वाइल्ड एलील में, जंगली एलील में या प्रभावी एलील में, प्रभावी एलील में किससे बनी हो? उत्परिवर्तन से। प्रभावी एलील में उत्परिवर्तन द्वारा निर्मित होती है। जो डोमिनेंट एलील है उसमें म्यूटेशन हो गया, तो उस म्यूटेशन या हल्के से परिवर्तन की वजह से जो एक नई एलील बन गई, उसी को कह दिया उसका अप्रभावी वाला फॉर्म। और इसे अप्रभावी इसलिए कह दिया क्योंकि ये ओनली, केवल समयुग्मजी अवस्था में ही, समयुग्मजी अवस्था यानी दोनों एक जैसी एलील होंगी,
तो ही अपने आप को क्या कर पाएगी, अभिव्यक्त कर पाएगी, में ही अभिव्यक्त होती है। ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अभिव्यक्त होगी, खास बात है इसकी है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही क्या होती है, ये अभिव्यक्त होती है, वो कहलाएगी अप्रभावी। और अप्रभावी एलील को बच्चों स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल ए इत्यादि। ये हो जाएंगे कौन सी, हमारी अप्रभावी प्रकार के एलील्स। ठीक है, चलिए 7 हो गए हमारे अभी तक टर्म्स, साइड में हट गया। पॉज करके इन टर्म्स का मतलब और इम्पोर्टेंट बातें नोट कर सकते हैं। अब मिटा रहा हूँ इधर से और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, इनमें कुछ कुछ बातें जो आ रही हैं काम की बीच बीच में, वो आपको स्टेटमेंट के रूप में कभी किसी पेपर में मिल सकती हैं बच्चों। तो ऐसी स्थिति में ये क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर क्लियर है तो आप फटाफट से लेक्चर को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 8वें टर्म पे आते हैं, समयुग्मजी। अब छोटे छोटे हैं, फटाफट निपट जाएंगे। होमोजाइगस को बोलते हैं, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस को बोलते हैं, अर्धयुग्मजी हेमीजाइगस को बोलते हैं। तो समयुग्मजी यानी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस मीन्स विषम युग्मजी, और हेमीजाइगस मीन्स अर्धयुग्मजी। इंग्लिश में बताता जा रहा हूं और हिंदी में लिखता जा रहा हूं। 11th टर्म की अगर बात करें तो ये आ जाएगी लक्षण प्रारूप। बच्चों लक्षण प्रारूप जो है वो फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप याद रखना, आगे मैं यूज लूंगा इन वर्ड को डायरेक्टली, फिनोटाइप। और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप को हम इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, ये भी आगे काम में बहुत आएगा वर्ड आगे। 13 ये शब्द भी काम में आएगा, फीलियल, फीलियल। ठीक है, और 14वां वर्ड यहां पर मैं लिख सकता हूं क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण, या आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। ठीक है ना, या फिर इसकी जगह पर अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, आउट ब्रीडिंग या बहिर प्रजनन। एक होता है अंतः प्रजनन जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी। चलिए इन सब का मतलब जानते हैं। समयुग्मजी का सीधा सीधा मीनिंग होता है, सम का मतलब समान और युग्मजी का मतलब युग्मनज। तो मतलब क्या निकला, युग्मनज यानी कि जायगोट में दोनों एलील समान प्रकार की अगर हैं तो स्थिति क्या कहलाएगी, समयुग्मजी। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये समयुग्मजी अवस्था है। ये देखो, ये दोनों उदाहरण जो लिखे हैं वो क्या हैं, समयुग्मजी के हैं, समयुग्मजी। क्यों, क्योंकि जायगोट में जो दोनों एलील हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान प्रकार के हैं। इसमें दूसरे वाले उदाहरण में भी ये देखो, दोनों एलील स्मॉल टी वाले हैं, एक जैसे हैं, समान प्रकार के हैं। ऐसी विषम युग्मजी का मतलब क्या होगा, जायगोट में दोनों एलील अलग अलग है, अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ज्यादा देखो ये रहा, इसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का सीधा सा मतलब क्या है, विषम युग्मजी, यानी कि दोनों एलील्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी नर से अलग आया है और मादा से अलग प्रकार का आया है। क्लियर हो गई बात। चलिए तीसरी चीज अगर बोले अपन अर्धयुग्मजी, अर्धयुग्मजी का मतलब क्या होगा, हेमीजाइगस। इसकी इंग्लिश लिख देता हूं मैं, हेमीजाइगस। तो हेमी का मतलब होता है अर्ध, तो युग्मनज में अर्ध का मतलब क्या हुआ कि किसी लक्षण के लिए दो एलील नहीं है, केवल एक ही एलील है। वेरी इंपॉर्टेंट, जायगोट में केवल ओनली
एक ही एलील उपस्थित होती है। किसी युग्मनज में या किसी जायगोट में केवल एक ही एलील पाई जाएगी, वो कहलाएगी कंडीशन कौन सी? अर्धयुग्मजी। और वो जो एक ही एलील है वो कब हो सकती है? तो इसका उदाहरण देखना, किसी नर मनुष्य में वाई सहलग्न एलील, वाई संलग्न लक्षण की जो एलील होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण है, जैसे बोलते हैं कान पे बाल आना, तो वो जो लक्षण है उसको बोलेंगे हाइपर ट्राइकोसिस। ट्राइकोम को बाल कहते हैं और कान पर काफी सारे बाल उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस की जीन। तो देखो नर जो होगा उसे एक्स वाई कहेंगे, तो जो वाई है वाई केवल उसी पर पाई जाएगी हाइपर ट्राइकोसिस की जीन, क्योंकि मादाओं के कान पे बाल नहीं है, नर के पे ही पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की होलेंड्रिक जीन का उदाहरण हो गया। तो देखो अगर युग्मनज के अंदर इसके देखेंगे अपन तो दो एलील नहीं है, हाइपर ट्राइकोसिस के लिए केवल एक ही एलील उपस्थित है, जो किस पर उपस्थित है? वाई गुणसूत्र पर। तो ये क्या हो जाएगा? अर्धयुग्मजीय अवस्था हो जाएगी, क्योंकि युग्मनज में केवल एक ही प्रकार की एलील है, दूसरा पार्टनर उसका है ही नहीं, समान और असमान की तो बात ही नहीं होगी, एक ही एलील उपस्थित होगी, ये कहलाएगी कंडीशन क्या? अर्धयुग्मजी। तो ये लिंग संलग्न जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर उपस्थित जो जीन्स होती है ना, वो जनरली अर्धयुग्मजी प्रकार की हो सकती हैं। तो नर में बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि मादा में तो दोनों एक्स एक्स होते हैं, दोनों एक्स है तो उन दोनों पर दो तरह के एलील तो हो ही जाएंगे, इसलिए वाई का इंपॉर्टेंट है, केवल वाई पर उपस्थित है वो। चलिए लक्षण प्रारूप की बात करें, फिनोटाइप क्या होता है? तो दर्शनीय प्रारूप जो दिख जाए आंखों से, जो हमें ऑब्जर्व हो सके, ऑब्जर्वेबल आइडेंटिटी जिसको अपन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेबल आइडेंटिटी किसी सजीव की ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? देखना, सही है कि नहीं है? और देख करके हमें उसकी कोई पहचान पता चल जाए, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, तो वही उसका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। तो जो लक्षण है वही क्या है इसका? लक्षण प्रारूप। जैसे कोई लंबा है तो लंबा हो गया लक्षण प्रारूप, कोई बौना है तो बौना हो गया लक्षण प्रारूप, या देख के ही पता चल रहा है लंबा है कि बौना है। त्वचा का रंग देखते ही पता चल रहा है काला है या गोरा है ना? पुष्प का रंग देखते ही पता चल रहा है कि वो लाल है या फिर गुलाबी है या श्वेत है। तो ऐसी स्थिति में जो देखने से पता चले, दर्शनीय प्रारूप या ऑब्जर्वेबल आइडेंटिटी, वो कहलाएगी लक्षण प्रारूप। और किसी सजीव में एलील की व्यवस्था, या हम बोल सकते हैं कोई भी एक सजीव है उसमें एलील द्वारा लक्षणों का प्रदर्शन। किसी सजीव में एलील है ना, एलील, वो एलील किसी लक्षण को प्रदर्शित करें तो वो उसका क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। जैसे ऊपर वाले का उदाहरण तो मैं दूं, लक्षण प्रारूप का उदाहरण लंबा, फॉर एग्जाम्पल लंबा एक लक्षण प्रारूप है, तो उसका जीन के रूप में या एलील के रूप में लक्षण का प्रदर्शन करूंगा किस तरीके से? दोनों एलील कैपिटल टी है, तो ये उसका क्या कहलाएगा? एक जीन प्रारूप, इस लंबे से आया है, सही है कि नहीं है? या फिर एलील की व्यवस्था क्या भी हो सकती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी लंबा होगा ये। तो देखो ये दो प्रकार के जीन प्रारूप आ गए मेरे पास। तो जीन प्रारूप क्या है? एलील की उपस्थिति से बनने वाली व्यवस्था, या फिर मैं कह सकता हूं एलील द्वारा लक्षणों का प्रदर्शन। ये जो एलील है ये किसी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो ये एलील से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं किसी लक्षणों को, तो ये कहलाएगा उसका जीन प्रारूप। और अगर मैं किसी लक्षण को जस्ट देख लेता हूं और देखकर ऑब्जर्व कर रहा हूं और उसके बाद कोई इमेज मेरे अंदर, कोई पहचान उसकी बन रही है, ऑब्जर्वेबल आइडेंटिटी जो है उसकी, वही कहलाएगी क्या? लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है? जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक स्ट्रक्चर जो एलील्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, एलील्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा। फीलियल का मतलब है पीढ़ी, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट फीलियल तो पहली पीढ़ी, सेकंड फीलियल मतलब दूसरी पीढ़ी। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स लिए गए उनके द्वारा लैंगिक जनन करने पर जो संततियां उत्पन्न होंगी वो फर्स्ट फीलियल कहलाएंगी, प्रथम पीढ़ी। फिर वो पीढ़ी किसी दिन पेरेंट की तरह काम करेगी और उनके बीच में कोई क्रॉस वगैरह होगा, उससे फिर जो संतति बनेगी वो उन पेरेंट्स की
जो पहले पेरेंट्स की संततियां थी उनसे उत्पन्न होने वाली जो संततियां यानी उनके वंश क्रम की बात करें तो दूसरी जो संततियां आई हैं वो कहलाएंगी सेकंड फीलियल या सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो फीलियल मीन्स पीढ़ी या जनरेशन। क्रॉस संकरण, बहिर्प्रजनन या आउटब्रीडिंग किसे कहते हैं? दो सजीवों के मध्य प्रजनन, और ये काम कृत्रिम रूप से करवाया गया है। भाई ध्यान रखना, अगर ये स्वतः ही हो जाए तो फिर इसको स्वपरागण कह देंगे अपन, सही है कि नहीं है? और अगर ये स्वतः ही मतलब एक का एक के साथ ही हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और किसी एक सजीव का दूसरे सजीव के साथ हो जाए लेकिन प्राकृतिक रूप से, तो इसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन ये काम अगर हम करवा रहे हैं तो फिर कृत्रिम रूप से हो गया तो ये कहलाएगा संकरण या बहिर्प्रजनन। तो ये जैसे पादपों में अपन पढ़ते हैं ना परपरागण, बिल्कुल उसके समकक्ष चीज है, बस अंतर इतना है परपरागण नेचुरली हो रहा है अपने आप, हवा से, पानी से, कीटों से, और ये जो है आउट ब्रीडिंग, बहिर्प्रजनन या संकरण, ये हम करवा रहे हैं। समझ में आई बात? अब किसी भी वांछित लक्षण की प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने साहीवाल गाय का निर्माण आपको बताया था, तो कृत्रिम रूप से करवाना ये कहलाएगा आउट ब्रीडिंग। ठीक है, और इसकी वजह से आउट ब्रीडिंग के कारण, इसके कारण विषम युग्मजता यानी हेट्रोजाइगोसिटी उत्पन्न होती है। ये विषम युग्मजता के लिए उत्तरदायी होता है क्या? क्रॉस या संकरण या फिर आउट ब्रीडिंग। विषम युग्मजता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे अभी थोड़ी देर में आपको काम में आने वाली है। विषम युग्मजता मतलब हेट्रोजाइगोसिटी के लिए उत्तरदायी होती है क्या? परपरागण या आउट ब्रीडिंग। कहने का मतलब क्या है इसका? बहिर्प्रजनन का मतलब जैसे मैं आपके सामने एक पुष्प का मादा जनन अंग लूँ, जायांग, और उसके अंदर ये भी है स्टेमन या पुंकेसर, ऐसे ही कोई दूसरा पादप का पुष्प है, सेम स्पीशीज तो लेंगे ही लेंगे, और ये उसका स्टेमन। तो क्या कर रहा हूँ मैं? कृत्रिम रूप से इसके परागकणों को इसके पुंकेसर से दूसरे पादप की वर्तिका पर भेज रहा हूँ, और या ये भी कर सकता हूँ कि इस पादप के परागकणों को इसकी वर्तिका पर डालता हूँ। कृत्रिम रूप से कर रहा हूँ मैं ये काम, तो ये कहलाएगा क्रॉस संकरण या आउट ब्रीडिंग यानी कि बहिर्प्रजनन। क्लियर हो गई बात? चलिए, और इससे विषम युग्मजता आएगी क्योंकि दो अलग अलग सजीवों के एलील्स कंबाइन हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सजीव हैं उनके एलील्सों को मैं एक मंच पे लाके खड़ा कर रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से किसको बढ़ावा देगा? विषम युग्मजता को। कैसे? सपोज मान लो इसके अंदर कैपिटल टी, लाल वाले की बात करते हैं अपन, इस मादा के अंदर लंबाई को लेकर कैपिटल टी वाला जीन प्रारूप था, और वहीं पर इस दूसरे पादप के अंदर लंबाई को लेकर जो प्रारूप था वो कैसा था? इसके परागकणों के अंदर स्मॉल टी वाला। तो अब क्या हुआ, जब मैंने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो क्या हुआ? इससे जो युग्मक आया वो तो कौन सा आया? स्मॉल टी वाला। और इसके अंदर जो युग्मक था वो कैसा था? कैपिटल टी वाला। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले युग्मक या गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए तो इससे जो बीज बने, और उन बीजों को उगा के मैंने जो नया पादप बनाया वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बना। तो देख लो, क्रॉस की वजह से क्या उत्पन्न हुई है? विषम युग्मजता उत्पन्न हुई है। समझ में आई बात? चलिए, ये नोट पहले ही कर चुके थे आप, मैं इसको मिटाऊंगा आगे, और बची हुई टर्म्स को फटाफट से आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। जल्द से जल्द 1 2 3 4 और टर्म्स काम की हैं बस, और उसके बाद ये शब्दावली वाला काम खत्म जो जेनेटिक्स में हमें आगे तक काम आएगा। चलिए देखते हैं 15वां बिंदु, क्रॉस संकरण के अलावा अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन क्या है? उसी का उसी के साथ कर दिया, मतलब फॉर एग्जांपल ये उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर, यानी इसी के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पे डाल दिए, तो ये क्या कहलाएगा? अंतः प्रजनन। और अंतः प्रजनन क्या करवाता है? समयुग्मजता, होमोजाइगोसिटी उत्पन्न करवाता है। होमोजाइगोसिटी या समयुग्मजता उत्पन्न करवाने का मतलब
सेम ही टाइप के संततियां बनेंगी। सेम टाइप की संततियां का मतलब ये भी मान लो इसके अंदर जो ओवा बना, एग बना, वो कैपिटल टी कैपिटल था, तो इसके पोलन ग्रेन्स भी क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल होंगे, तो इनकी वजह से जो बच्चा बनेगा वो भी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी समयुग्मजता बनी रहेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में समयुग्मजता बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एक टर्म और आ जाएगी 16वीं, जिसे कहेंगे प्योर लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध वंशक्रम। प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम किसे कहते हैं? एक तरीके से पैतृक एवं संतति का जीन प्रारूप, यानी जीनोटाइप क्या हो, सेम, समान होना, एक जैसा होना, क्या कहलाएगा? शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन। और इस प्योर लाइन का कारण क्या है? शुद्ध वंशक्रम पैदा करवाने की विधि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर ही लिख रखी है, अंतः प्रजनन। इन ब्रीडिंग कराते जाओ, दूसरे के साथ क्रॉस करवाओ ही मत। तो ऐसी स्थिति में वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाएंगे, और उस लक्षण के लिए वो सजीव जो बनेंगे हर पीढ़ी में, वो कैसे होंगे? एकदम शुद्ध। तो ऐसे वंशक्रम को, ऐसे सजीवों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। तो मेंडल ने अपनी तकनीक में प्योर लाइन वाले पेरेंट्स हमेशा लिए थे। पैतृक कैसे लिए थे? शुद्ध वंशक्रम वाले। और वो कैसे बनवाए होंगे? कई पीढ़ियों तक अंतः प्रजनन करवाने से। अंतः प्रजनन करवाते जाओ कई पीढ़ियों तक, तो उससे क्या होगा? अंततोगत्वा समयुग्मजी शुद्ध लक्षण वाला सजीव आपको मिलेगा। वो क्या कहलाएगा? प्योर लाइन। चलिए 17वें पर आते हैं। नेक्स्ट है संकरोज। ये भी इंपॉर्टेंट है। संकरोज इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट 2019 में, नीट 2019 के अंदर संकरोज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। संकरोज क्या है? पैतृकों से ज्यादा जो संतति है ना, उसका, संतति का पैतृकों से अधिक सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम लक्षणों वाला, उत्तम गुणों वाला होना। जो संतति है वो अपने पैतृकों से सुपीरियर या श्रेष्ठ होती हैं। इस घटना को अपन संकरोज या हेट्रोसिस कहते हैं। और ये संकरोज ये क्यों होता है? ये बहिर्प्रजनन, आउट ब्रीडिंग द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका कारण क्यों? आउट ब्रीडिंग या विषम युग्मजता से क्यों हो रहा है उत्पन्न? कारण है भाई, जब देखो ये लंबा था, ये बौना पादप था, तो संतति कैसी आई? संकरोज वाली। यानी कि इसके अंदर लंबाई का लक्षण भी है और बौनेपन का भी है। क्योंकि लैंगिक जनन से हम संततियां उत्पन्न करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों, लैंगिक जनन में दो पैतृक भाग ले रहे हैं, तो एक पैतृक के और दूसरे पैतृक के दोनों के लक्षणों का सम्मिश्र आ रहा है उसके अंदर, संतति के अंदर मिश्रण। तो ऐसी स्थिति में संतति हमेशा अपने पैतृकों से कई लक्षणों के अंदर सुपीरियर रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, रहेगी। क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस, संकरण या बहिर्प्रजनन। तो बहिर्प्रजनन की वजह से दो का मिक्सचर उत्पन्न होती है संतति, तो दोनों के लक्षण एक में आ गए, तो निश्चित रूप से वो उन दोनों अलग अलग पैतृकों से ज्यादा सुपीरियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे मान लो एक पिता जो है, एक दंपत्ति का जो पिता वाला पार्टनर है वो काला है, और जो उसकी वाइफ है वो गोरी है। तो अब जो काला वाला था वो बहुत इंटेलिजेंट है, और जो गोरी है वो मंदबुद्धि है, वाइफ उसकी। तो अब वो बच्चा कैसा चाहेंगे? बताइए, बड़ा आसान हुआ ना काम। कैसा बच्चा चाहेंगे? गोरा हो, खूबसूरत हो, और साथ में बुद्धिमान भी हो। यानी दोनों के ही लक्षण आने चाहिए। इसकी त्वचा का रंग का जो एक, इसके ऊपर कालेपन का जो एक मतलब दाग लगा था, वो हट जाना चाहिए संतति में। कैसे हटेगा? दोनों लक्षणों वाले के बीच में क्रॉस करवाओ, तो संतति में इससे त्वचा का रंग का आ जाएगा फीमेल से, और मेल से बुद्धिमानी का जीन आ जाएगा उसमें। तो वो अब गोरा भी है और साथ ही साथ में इंटेलिजेंट भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। तो इसका मतलब वो अपने दोनों ही पैतृकों से लक्षणों में सुपीरियर हो गया कि नहीं हो गया? उसी को हम कह देंगे संकर ओज। और संकर ओज बहिर्प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है, और अंतः प्रजनन, अंतः ये लाइन काम के, अंतः प्रजनन द्वारा
संकरोज में कमी क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी अंत्य प्रजनन अवसादन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत्य प्रजनन अवसाद कह लो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कमी आना। तो इनब्रीडिंग तो संततियों में उत्तम गुणों को आने से रोकता है, और बहिर्प्रजनन यानी पर परागण या पर क्रॉस या फिर क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके द्वारा उत्तम गुण संतति के अंदर क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो अंत्य प्रजनन द्वारा संकरोज में क्या आती है? कमी आती है, गिरावट आती है। उत्तम गुणों में धीरे धीरे समय के साथ कमी आती जाएगी और आप लगातार अंत्य प्रजनन करवाओगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इससे शुद्ध वंशक्रम तो बन जाएगा, लेकिन जो संततियां होंगी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है, उसमें उत्तम लक्षणों का प्रादुर्भाव या समावेश नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट 18वां पॉइंट, विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन कहते हैं इंग्लिश में, इमैस्कुलेशन। तो जो पहले ही कलिका अवस्था होती है ना, उसमें प्री मैच्योर स्टेज जिसे कह सकते हैं, कलिका अवस्था में ही, यानी कि परागण से पूर्व, ये याद रखना, कलिका अवस्था में पुंकेसर यानी स्टेमन को या एंथर को, परागकोश को काटना, काट कर हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन। और विपुंसन क्यों करते हैं? स्वपरागण रोकने के लिए। ये मेंडल की तकनीक के भाग है, स्वपरागण रोकने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? विपुंसन तकनीक का। काट दिया। और इसका दूसरा महत्व क्या है? द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल पुष्प को, दो महत्व हैं इसके, किसमें बदलने के लिए? मादा पुष्प में। बाइसेक्सुअल को मादा पुष्प में परिवर्तित कर सकते हैं अपन, क्या करके? विपुंसन करके। 19 डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब होता है छिड़कना। तो परागकण यानी पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन का एंथर यानी परागकोश या स्टेमन से वर्ती काग्र यानी स्टिग्मा पर जो स्थानांतरण है वही कहलाएगा क्या? डस्टिंग। 20वां टर्म अगर अपन यूज करें तो थैलीकरण या बैगिंग कहते हैं इसको, बैगिंग यानी थैली लगाना, थैलाकरण या थैलीकरण। तो ये क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टिग्मा को, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग द्वारा चारों तरफ से ढकना क्या कहलाएगा? बैगिंग। तो वर्तिकाग्र को ढक दिया तो इससे क्या होगा? पर परागण को रोकता है ये, पर परागण को रोकने हेतु। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, पर परागण तो हमें करवाना ही है, मान लो क्रॉस करवाना है तो उसमें बैगिंग क्यों करवाइए? तो यार जरूरी नहीं है ना, हमें जो वांछित परागकण डालने वो आएंगे, यादृच्छिक रूप से भी तो आ सकते हैं किसी दूसरे पादप के परागकण, यादृच्छिक रूप से हवा के द्वारा, किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा, तो हमें उसे सुरक्षित तो करना है। चलो विपुंसन तो कर दिया, स्वयं नहीं होगा, तो हम जब तक उस परिपक्व परागकण का इंतजार कर रहे हैं जो हमें लाना है संकरण करवाने के लिए, उससे पहले कोई दूसरा आ सकता है अगर वर्तिकाग्र को खुला छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में यहां लिख देता हूं मैं, अवांछित पराग कणों, अवांछित परागकणों से जो परागण होता था उस पर परागण को रोकने के लिए, ठीक है, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को रोकने के लिए क्या लगाते हैं अपन? बैग लगाते हैं। तो पर परागण को रोकने हेतु बैगिंग और स्वयं को रोकने के लिए विपुंसन। एक टर्म और बता देता हूं, लोकस। लोकस या लोकाई क्या है? ये भी आप कई जगह जानोगे। लोकस या लोकाई क्या है? डीएनए पर उससे मिलकर बनता है गुणसूत्र, है ना, समझ जाओ। तो गुणसूत्र पर जीन की या एलील की स्थिति
स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस। स्थिति का मतलब पोजीशन। जैसे कोई एक गुणसूत्र बनाया मैंने, तो इस गुणसूत्र में जो भी डीएनए वहाँ पर कोई जीन की स्थिति क्या है, ये एक लोकस है, एक पोजीशन है। आगे बात समझ में, ये कोई दूसरा लोकस होगा, ये कोई तीसरा लोकस होगा, ये कोई चौथा लोकस होगा। तो लोकस का मतलब गुणसूत्र पर किसी जीन की स्थिति को दर्शाना। 22 ये हम सभी जानते हैं, सेल्फ जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग कह लो या प्रोजेनी कह लो, ये क्या है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां होंगी ना, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाएंगी, हमेशा ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी कहलाएंगी। और ये संततियां आपस में परस्पर क्या कहलाएंगी, सिबलिंग, बहन बहन, भाई भाई, भाई बहन, ये सब आपस में सिबलिंग कहलाएंगे। और उन पैतृकों की क्या कहलाएंगी, ये संततियां, जो किससे उत्पन्न हुई है, लैंगिक जनन से। इन्हीं को इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग या क्या बोलते हैं, प्रोजेनी। तो ये कुछ बच्चों महत्वपूर्ण शब्दावली हमने समाप्त कर ली। साइड में हट जाता हूँ, नोट कर लो आप इनको। आज का लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आएंगे, अब शब्दों का बीच में कहीं कोई काम नहीं है, सीधा यूज करेंगे अपन जेनेटिक्स के अंदर, है ना। एक तरह से डिक्शनरी तैयार हो गई। अब नेक्स्ट टर्न में अपन मेंडलवाद पे आएंगे और फिर सीधे ही युग्मक निर्माण से संबंधित 8-10 शानदार बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।